हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस। माय नेम इज़ अमित। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने सीडीपी की थ्योरी क्लासेस स्टार्ट कर रखी हैं। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है टॉपिक नंबर 7। ठीक है। और अगर आपको इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, या फिर जो मैं ये वीडियो अपलोड करता हूँ तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है इमोशंस, यानी कि संवेग। ये एक छोटा सा टॉपिक है, ठीक है ना। यहाँ पे सिर्फ आपको संवेग के बारे में पता होना चाहिए, और जो मैं आपको यहाँ पे नोट्स में प्रोवाइड करवाऊंगा इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है इमोशंस। तो जो इमोशन शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है, एक इमोवेयर, जिससे मिलकर बना है इमोशन। ठीक है। और इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है एक्साइट, यानी किसी भी चीज को उत्तेजित करना। ठीक है, एक्साइटमेंट, हम बोलते हैं ना एक्साइटमेंट, किसी भी चीज की स्टार्टिंग करना। एक्साइटेड है बंदा बहुत ज्यादा, यानी कि उत्तेजित करना किसी भी चीज को। ठीक है। अब आगे देखिए, इमोशन एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती है, ठीक है, जिसमें कुछ बॉडली रिएक्शंस होते हैं। बॉडली रिएक्शन का मतलब क्या होता है? शारीरिक क्रियाएं, जिसमें कुछ बॉडली रिएक्शन होते हैं, यानी कि शारीरिक क्रियाएं होती हैं। ठीक है, जैसे जैसे आपकी हार्ट बीट तेज हो जाएगी, ठीक है, या कम हो जाएगी, तो यानी हार्ट बीट का चेंज होना। ब्लड प्रेशर में चेंजमेंट होना, तो या तो ज़्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा आपका ब्लड प्रेशर। शरीर के आउटर पार्ट, जैसे कि आपके हाथ हो गए, पैर हो गए, आँख हो गए, चेहरा हो गया, इनका एक्सप्रेशन, ठीक है, इनके इनमें चेंजमेंट होना। तो इन सभी चेंजमेंट्स को देखकर ये समझा जा सकता है कि बच्चा क्या है, भावुक हो रहा है। बच्चा बच्चा इमोशंस के अंदर है, वो बहुत ज़्यादा सोच रहा है। ठीक है। आगे देखिए, किसी भी इमोशन में प्लीजेंटनेस यानी कि सुखद, या अनप्लीजेंटनेस यानी कि दुखद की फीलिंग होती है। दुखद या सुखद का मतलब क्या हो गया? जैसे देखो, आप किसी भी काम को करना चाह रहे हो, ठीक है, अगर वो काम हो जाता है ना जैसा आप उसको करना चाह रहे हो, तो आप किसकी अनुभूति करोगे? आपको अच्छा लगेगा, आपको सुख महसूस होगा। ठीक है। और अगर आपका वो काम नहीं हुआ तो आप कैसा महसूस करोगे? सैड महसूस करोगे। नॉर्मल सी बात है, आपको दुख होगा उस चीज़ का, अगर भाई मेरा काम नहीं हो रहा है। ठीक है। जैसे मैंने देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, देखो क्या लिखा है मैंने। जैसा आप चाहते हैं वैसे ही अगर काम हो जाता है ना तो आपको अच्छा फील होता है, यानी कि आपको सुख मिलता है या आपको खुशी मिलती है। ठीक है। और अगर आपके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हुई तो आपको क्या होता है? आपको दुख होता है। जैसे जैसे आपने सोचा कि आपको सीटेट पास करना है, अगर हो गया क्लियर तो आपको अच्छा लगेगा, आपको सुख की अनुभूति होगी। ठीक है ना, आप प्लीजेंटनेस महसूस करेंगे। ठीक है। और अगर नहीं होता है तो क्या होगा भाई? इसका अपोजिट होगा, आपको दुख होगा, आप सैड रहेंगे। ठीक है ना, यानी कि अनप्लीजेंट यानी कि दुखद। ठीक है ना। तो इस तरह आपका जो सैड होना या हैप्पी होना है ना, ये क्या दिखाते हैं? आपके इमोशंस को दिखाते हैं। यानी सैड, हैप्पी, आपका फियर, एंगर, ये सब क्या है? ये सब आपके इमोशंस हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ पे मैंने कुछ प्रॉपर्टीज बताई हैं इमोशंस के बारे में। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इमोशंस, यानी कि जो आपके भावुकता है ना या आपके जो संवेग है ना, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, और ये आपको 100% याद रखनी है। ठीक है। देखिए, फर्स्ट है, इमोशंस आर सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यानी कि इमोशंस का जो पैटर्न है ना वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ होता है। जैसे देखो, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ। ठीक है, जब बच्चा छोटा होता है ना तो कुछ भी कीजिए आप। जैसे भाई वो उसको भूख लग रही है तो वो रोएगा। ठीक है। उसको इंजेक्शन लगवाने जा रहे हैं तो वो रोएगा। ठीक है। किसी ने टच कर दिया तो रोने लग जाएगा। ठीक है। तो मतलब ये है कि जब छोटा बच्चा होता है ना, वो अपने हर इमोशंस को कैसे शो करता है? रोक कर शो करता है। ठीक है। और ये चीज़ माँ अपने आप समझ जाती है। जैसे ही वो रोने लगता है ना तो माँ समझ जाती है या तो इसको भूख लगी है, या फिर ये बीमार है, या इसके पेट में दर्द है, या जो भी। ठीक है, यानी वो समझ जाती है माँ, अगर इसको भूख लगी है या फिर ये बीमार है। ठीक है। बट जैसे जैसे हम लोग बड़े होते जाते हैं ना, हमारे जो इमोशंस हैं वो क्या होते जाते हैं? कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं। ठीक है। बड़े होने के बाद हम अपनी चीज़ें शेयर करने से पहले 4 बार सोचते हैं कि यार पता नहीं कोई क्या सोचेगा, मैं इस चीज़ को शेयर करूँ या ना करूँ। ठीक है। काफ़ी चीज़ें होंगी जो आप शेयर तक नहीं करते होंगे, ना अपने दोस्तों से ना अपनी फैमिली से। क्यों? क्योंकि वो आपके इमोशंस जो है ना वो इतने कॉम्प्लेक्स हो चुके हैं कि आप खुद नहीं समझ पा रहे कि ये चीज़ें मैं शेयर करूँ या ना करूँ, शेयर करना मेरे लिए ठीक होगा या नहीं होगा।
ठीक है ना। तो इसलिए बोला गया है कि इमोशंस है ना वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ होते हैं। ठीक है, छोटे होते हैं जब एकदम सिंपल होते हैं, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वो कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स होते चले जाते हैं। ठीक है, यही चीज़ मैंने देखो यहाँ पे लिखी है एग्जाम्पल में। अब जैसे जब बच्चा छोटा होता है ना तो वह हर सिचुएशन में रोता है। माँ को समझना पड़ता है कि बच्चे के साथ क्या प्रॉब्लम है, भूख तो नहीं लगी है, फीवर तो नहीं हुआ है, बच्चे के पेट में तो दर्द नहीं है, एटसेट्रा। यानी बच्चे का इमोशन सिर्फ एक था, बाकी सब माँ ने अपने आप क्या लगा लिया, अंदाजा लगा लिया। तो वो एक इमोशन क्या था बच्चे का, रोना, और बाकी चीज़ें माँ ने खुद अंदाजा लगा लिया बाकी चीज़ों के बारे में। बट देखिए, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ना, हमारे जो इमोशंस है वो कॉम्प्लेक्स होते चले जाते हैं। ठीक है, हमें हर बात खुद बतानी पड़ती है कि हमें क्या चाहिए और क्यों चाहिए। ठीक है, और कई बार तो बताने के बाद भी लोग नहीं समझ पाते। अब आगे बोल रहा है ये, काफ़ी बार तो हम समझा भी नहीं पाते कि हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है, या फिर कुछ बातें किसी से शेयर तक नहीं करते हैं हम, ना तो अपने फ्रेंड्स के साथ, ना अपनी फैमिली के साथ हम किसी से शेयर नहीं करते, क्योंकि हमें डर होता है कि पता नहीं शेयर करना ठीक होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि जो इमोशंस है ना उनका जो पैटर्न है वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, इमोशंस आर हार्ड टू स्टडी। ये बोला कि जो इमोशन है ना उनको पढ़ना बहुत ही मुश्किल है। क्यों मुश्किल है, क्योंकि देखिए हर इंसान के जो इमोशंस है ना वो एकदम अलग अलग होते हैं। ठीक है, जितने लोग उनके उतने ही इमोशंस। ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया है, भाई दो दोस्त हैं, किसी होटल में खाना खाने के लिए गए। ठीक है, तो उनमें से एक है ना उसको वहाँ का खाना आ गया पसंद, तो वो तो खुश हो गया कि यार हम लोग आज है ना बहुत दिनों के बाद हमने अच्छा खाना खाया है, हम एकदम सही जगह पे आए हैं। ठीक है, बट जो उसका सेकंड दोस्त है उसको खाना पसंद नहीं आया, वो हो गया सैड कि यार इतनी दूर आए भी खाना भी पसंद नहीं आया, पैसे वेस्ट हो गए। तो देखो सिचुएशन तो दोनों के लिए सेम थी, सेम होटल में गए हैं, सेम वही खाना खा रहे हैं, लेकिन एक को पसंद आ रहा है दूसरे को पसंद नहीं आ रहा है। ठीक है ना, तो इसलिए बोलते हैं कि जो इमोशंस है ना उनको पढ़ना मुश्किल है, क्योंकि हर इंडिविजुअल के अपने अपने अलग अलग इमोशंस होते हैं। समझ रहे हैं ना आप। नेक्स्ट देखिए, इमोशंस आर हाईली सब्जेक्टिव। अब सब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, सब्जेक्टिव का मतलब होता है व्यक्तिगत, यानी हर किसी का अपना अपना इंडिविजुअल। जो चीज मैंने ऊपर बताई है ना सेम वही एग्जांपल यहाँ पे भी सेट हो रहा है, क्योंकि इमोशंस क्या है, हाईली सब्जेक्टिव है। हर व्यक्ति के अपने अपने अलग अलग इमोशंस होते हैं, इंडिविजुअल की बात होती है इमोशंस के अंदर। ठीक है, जैसे मैंने वो एग्जांपल दिया वो यहाँ पे भी सेट हो रहा है। जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में क्या था, अगर दोनों के लिए सेम सिचुएशन थी बट दोनों के इमोशंस क्या थे, अलग अलग थे। चलिए एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आप। जैसे देखिए, आप सभी केवीएस का इंटरव्यू देने के लिए गए हैं। ठीक है, अब जिसकी अच्छी प्रिपरेशन थी ना इंटरव्यू की, वो तो आराम से शांत होकर बैठ गया और अपने नंबर का वेट कर रहा है कि भाई कब से मेरा नंबर आएगा, मैं जाकर अंदर इंटरव्यू दूंगा। लेकिन जिस इंसान की या जिस व्यक्ति की, जिस स्टूडेंट की अच्छी तैयारी नहीं थी ना, वो क्या कर रहा है, वो एंजाइटी फील कर रहा है, वो सैड है, वो डर रहा है। क्यों, क्योंकि उसके इमोशंस के ऊपर उसका कंट्रोल नहीं है। ठीक है, अब सिचुएशन तो दोनों के लिए सेम थी ना, दोनों केवीएस का इंटरव्यू देने के लिए गए हैं, सेम जगह पर बैठे हैं, लेकिन एक है वो ठीक है, नॉर्मल है, शांत है, दूसरा है वो सैड है या डर रहा है, एंजाइटी फील कर रहा है, घबराहट हो रही है उसको। ठीक है ना, तो इसलिए बोलते हैं जो इमोशंस होते हैं ना वो हाईली सब्जेक्टिव होते हैं, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, वो फिक्स नहीं होते हैं। सेम सिचुएशन में दो लोगों के अलग अलग इमोशंस हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इमोशंस आर एक्टिवेटेड ऑल द टाइम। इसने बोला कि जो इमोशंस है ना वो आपके अंदर हर टाइम एक्टिव होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप रात को अगर सो रहे हैं तो वो इनएक्टिव हो जाएंगे, या दिन में आप जग रहे हैं तो उस टाइम इनएक्टिव हो जाएंगे। ये बोलते हैं कि हर टाइम एक्टिवेट होते हैं। भाई दिन में तो ठीक है आप जग रहे हैं तो आपकी किसी से बात हो रही है तो नॉर्मल सी बात है, इमोशंस वगैरह क्लियरली दिख जाएंगे। ठीक है, अब रात में कैसे होता है, भाई जब आप रात में सोते रहते हो तो आपने देखा होगा काफ़ी लोग क्या करते हैं, नींद में बोलते हैं। ठीक है, किसी पर गुस्सा उतार रहे हैं, अपने दांतों को पीस रहे हैं, ठीक है ना कुछ बोल रहे हैं, तो वो सब क्या है, वो उन सब की दिन की बातें हैं, दिन के उनके इमोशंस हैं जो रात में निकल रहे हैं। ठीक है ना, तो इसलिए बोला गया है कि जो इमोशंस है ना वो कॉन्शियस माइंड में भी होते हैं और अनकॉन्शियस माइंड में भी होते हैं। अनकॉन्शियस का मतलब क्या हो गया, अनकॉन्शियस का मतलब क्या हो गया कि आप नींद में हैं। ठीक है, यानी आप जग नहीं रहे। ठीक है ना, आपको नहीं पता है क्या हो रहा है आपके आसपास। ठीक है, और कॉन्शियस माइंड का मतलब हो गया भाई दिन के अंदर जब आप जगे होते हैं। ठीक है, जैसे देखो मैंने एग्जांपल भी दिया है, जैसे आप नींद में किसी पर क्या कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, अपने दांतों को पीस रहे हैं आप। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, आपके अंदर इमोशंस हैं। जब आप सो रहे हैं ना उस टाइम भी वो क्या है, एक्टिव है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
इमोशंस आर ग्रुप डायनेमिक होते हैं। जो इमोशन होते हैं ना वो ग्रुप डायनेमिक होते हैं। ग्रुप डायनेमिक का मतलब क्या है, इनका कहने का मतलब क्या है पता है, किसी एक व्यक्ति के लिए ना बहुत से लोगों का एक जैसा मत हो सकता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, भाई कोई इंसान है वो खराब है, ठीक है, तो जैसे किसी परिवार की एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में जो सोच है ना, वो क्या है, एक ग्रुप डायनामिक का एग्जाम्पल है। जैसे एक पूरी फैमिली है, वो अपने बच्चे को बोलते हैं भाई उस लड़के के साथ मत रहना, क्यों, क्योंकि वो खराब है। तो कहने का मतलब आपकी जो पूरी फैमिली है ना, तो एक ग्रुप हो गया ये पूरी फैमिली का, तो इनकी सोच हो गई उस इंसान के लिए, अब वो इंसान क्या है, खराब है। तो यहाँ पे बोला है जो इमोशंस है ना, वो ऐसा नहीं है इंडिविजुअल के अलग अलग होते हैं, वो ग्रुप के भी हो सकते हैं, ग्रुप डायनामिक भी होते हैं, यानी कि एक व्यक्ति के लिए सबके सेम इमोशंस भी हो सकते हैं। ठीक है, देखिए, यानी किसी का एक ग्रुप कि एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में सोच कि वो इंसान कैसा है, खराब है या अच्छा है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। इमोशंस आपको वीक और स्ट्रोंग दोनों बनाते हैं। ठीक है, इमोशंस क्या है, इमोशंस आपको वीक और स्ट्रोंग दोनों बना सकते हैं। कैसे, अब देखिए स्ट्रोंग के बारे में, जैसे देखो हर इंसान की है ना अपनी अपनी फीलिंग होती है, अपने भाई को लेके, अपनी बहन को लेके, अपने माता पिता को लेके, ठीक है, जिसके साथ भी उसकी अच्छी बॉन्डिंग होती है। ठीक है, हर इंसान कुछ ना कुछ फील करता है। तो ठीक है, जैसे आप हो, आपको अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना है मान लो, या अपने भाई के लिए, अपनी बहन के लिए कुछ करना है, तो आप कहोगे यार मैं ना लाइफ में बिल्कुल हार नहीं मानूंगा। ठीक है, मेरे को मेरे पेरेंट्स के लिए कुछ करना है, चाहे मेरे सामने कितनी भी स्ट्रगल आए, चाहे कितनी भी फेलियर आए, ठीक है, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं, मेरे को रियल में कुछ करना है अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है, तो क्या है, ये आपकी इमोशंस हैं, और इन इमोशंस ने आपको क्या किया, स्ट्रोंग बनाया है, वीक नहीं बनाया। आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि आपको लाइफ में कुछ करना है, और उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े आप करेंगे। तो आपके इमोशंस ने क्या किया, आपको स्ट्रोंग बना दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट है वीक। अब वीक कैसे है, देखो मैंने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया है। भाई अब की बार केवीएस ने क्या किया था, बहुत जल्दी फॉर्म निकाले, ठीक है, काफ़ी कम टाइम दिया फॉर्म फिल करने के लिए। जो फॉर्म की लास्ट डेट थी शायद 2 जनवरी की, 1 जनवरी ऐसे कुछ थी, और 12 फरवरी के आसपास इन्होंने फर्स्ट एग्जाम भी करवा दिया था, यानी कि लगभग 1.5 महीना। और देखो सबसे बड़ी बात क्या थी, सिलेबस भी चेंज कर दिया था, तो लोगों का सिलेबस तक कवर नहीं हो पाया था। ठीक है, तो देखो क्या हुआ ऐसी सिचुएशन के अंदर, भाई कुछ लोग तो ठीक है, आराम से ना डर रहे हैं ना घबरा रहे हैं और अपनी चीज़ों में लगे हुए हैं, लेकिन काफ़ी लोगों ने क्या किया, पहले ही हार मान ली। यार एक तो सिलेबस चेंज कर दिया, इतना बड़ा सिलेबस दे दिया, ठीक है ना, ऊपर से इतनी जल्दी एग्जाम करवा रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले ही हार मान ली, वो डर गए, वो एंजाइटी, वो घबराहट फील करने लग गए। ठीक है ना, तो ये क्या है, ये उनकी इमोशंस हैं, और इन इमोशंस की वजह से वो क्या हो गए, वो वीक हो गए, क्योंकि उन्हें डर लग रहा था। ठीक है ना, वो इमोशनली स्ट्रोंग नहीं थे, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे इमोशनल क्या हो गए उनके, वीक कर दिया उनको। ठीक है, चलिए आपको आ गया होगा शायद समझ में। नेक्स्ट देखते हैं। इमोशंस आपकी लर्निंग, आपकी थिंकिंग, आपके वर्क, आपकी स्टडी, यहाँ तक कि आपके बिहेवियर, यानी कि लाइफ की हर सिचुएशन पर इमोशंस का फर्क पड़ता है। देखिए ये चीज़ तो 100% करेक्ट है। आप कोई भी जब डिसीजन लेते हो ना, तो आप हर तरह से सोच के लेते हो, ये चीज़ मेरे लिए कितने फ़ायदेमंद होगी, ये चीज़ मेरे लिए कितने नुकसानदायक है, आप हर चीज़ के बारे में सोचते हो, तो वो क्या है, आपके इमोशंस हैं। तो आपके इमोशंस लाइफ के हर एक पार्ट पर, हर एक सिचुएशन पर क्या डालते हैं, अपना इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे। जो इमोशनली वीक लोग होते हैं ना, वो बहुत जल्दी क्या होते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, इम्पल्सिव हो जाते हैं, ठीक है, ओवर रिएक्टिव हो जाते हैं, ठीक है, वो ओवर रिएक्शन करते हैं, ठीक है, और वो डिसीजन को क्या करते हैं, बिना सोचे समझे बहुत जल्दी है ना डिसीजन ले लेते हैं। ठीक है, आगे देखिए। इमोशंस व्यक्ति पर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इफेक्ट डालते हैं। भाई इसको आप कनेक्ट कर सकते हो वीक और स्ट्रोंग से। भाई स्ट्रोंग बना रहे हैं तो वो पॉजिटिव हो गई इफेक्ट, अगर आपको वीक बना रहे हैं तो वो कैसे इफेक्ट हो गए, आपके नेगेटिव इफेक्ट हो गए, तो आप समझ गए। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि इमोशनली मैच्योर होना बहुत जरूरी होता है, ताकि आप सोच समझकर अच्छे से डिसीजन ले सके। ठीक है, इसलिए बोलते हैं इमोशनली मैच्योर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। स्कूल रोल इन चाइल्ड्स इमोशन। बच्चा है वो स्कूल जा रहा है, तो स्कूल का क्या रोल है बच्चे के इमोशंस के अंदर, इस बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो ये बोलते हैं स्कूल के अंदर है ना इनक्रेज का माहौल होना चाहिए, बच्चे को क्या देना चाहिए, इनक्रेजमेंट देना चाहिए, उसको बढ़ावा देना चाहिए, किसके लिए, कोलेब्रेशन एंड कोऑपरेटिव लर्निंग के लिए। ठीक है, यानी एक दूसरे के साथ मिलकर पढ़ने के लिए। क्यों,
क्योंकि जब बच्चा अपने एज के बच्चों के साथ पढ़ेगा ना, तो उनसे बातें करेगा, वो अपने इमोशंस है ना उनको दबा कर नहीं रखेगा अंदर, उन इमोशंस को क्या करेगा, एक दूसरे के साथ शेयर करेगा। ठीक है, अब आगे देखिए, स्कूल का जो एनवायरनमेंट है ना वो पॉजिटिव एंड डेमोक्रेटिक होना चाहिए। क्यों? ताकि बच्चे अपनी बातें रख सके सभी के सामने, वो समझे कि हाँ यार उनकी बात की भी क्या है, वैल्यू है। तो इसलिए बोल रहा है जो स्कूल का एनवायरनमेंट है ना वो पॉजिटिव होना चाहिए और डेमोक्रेटिक होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, बच्चों की जो बातें हैं ना और उनकी सोच है ना उनको क्या मिलनी चाहिए, रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए, वैल्यू मिलनी चाहिए। इससे क्या होगा, देखिए इससे बच्चा अच्छा फील करेगा, वो हैप्पी रहेगा। ठीक है, उसे लगेगा कि हाँ मेरी भी वैल्यू है, मेरी बातों की भी वैल्यू है। ठीक है, और अगर आप उसको रेस्पेक्ट या वैल्यू नहीं देंगे ना उसकी बातों को, उनकी उसकी बातों को आप अनसुना कर दोगे, ठीक है, तो फ्रस्ट्रेशन में आ जाएगा, उसको गुस्सा आने लगेगा। ठीक है, वो एक गलत रास्ते पर या गलत ट्रैक पर चला जाएगा। ठीक है ना, तो ये है स्कूल का रोल इमोशंस के अंदर, काफ़ी हो सकते हैं। जब आप एग्जाम्पल देखोगे ना तो आप खुद समझ जाओगे कि बच्चे के लिए क्या सही है और क्या गलत है। इस बेस पे आप जो ऑप्शंस आएंगे ना उनको खुद नेग्लेक्ट करते चले जाओगे और सही ऑप्शन तक अपने आप पहुंच जाओगे। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिए, एक वर्ड होता है कैथेरेसिस स्किल। ये क्या होता है? देखिए, जब बच्चा है ना अपने अंदर के जो इमोशंस होते हैं ना या अपनी प्रॉब्लम होती है ना, जो भी बातें हैं वो अपने अंदर दबाए हुए है, उसके जितने भी इमोशंस है, जितने भी प्रॉब्लम है, जब वो उनको बाहर निकाल कर और उनको सोल्व कर लेता है ना, रिजोल्व कर लेता है ना उन सब प्रॉब्लम्स को, तो इस जो प्रोसेस है ना इसको बोलते हैं कैथेरेसिस स्किल। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है कैथेरेसिस स्किल क्या होती है। ठीक है, वहां पे आपको क्वेश्चन दे देगा, भाई एक बच्चा है वो अपने अंदर जो उसके इमोशंस है ना उनको बाहर निकाल के, या उनकी जो प्रॉब्लम्स है ना उनको बाहर निकालता है, सबके साथ शेयर करता है और उन सबको क्या कर लेता है, सोल्व कर लेता है। तो इस टेक्निक का आप नाम बताओ, इस टेक्निक का नाम क्या है? तो उसको बोलते हैं कैथेरेसिस स्किल। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है आपको। अब आगे देखिए, इमोशनली जो मैच्योर बच्चे होते हैं ना वो हर सिचुएशन को आराम से हैंडल करते हैं। ठीक है, ये चीज़ ठीक है। और जो इमोशनली मैच्योर बच्चे होते हैं ना वो कभी भी स्ट्रेस नहीं लेते। इमोशनली मैच्योर का मतलब समझ गए ना आप? बच्चा है ना इमोशन कंट्रोल कर पा रहा है, उस चीज़ के अंदर वो मैच्योर हो गया, वो बड़ा हो चुका है, तो वो चीज़ों को कंट्रोल करना सीख गया, इमोशनली मैच्योर हो गया वो। ठीक है, तो जो इमोशनली मैच्योर बच्चे होते हैं ना वो स्ट्रेस नहीं लेते कभी भी। वो कैसे रहते हैं, वो कूल रहेंगे या शांत रहेंगे एकदम आराम से। वो कभी भी क्या नहीं करेंगे, ओवर रिएक्ट नहीं करेंगे। हमेशा कैसे रहेंगे, नॉर्मल रहेंगे। और कभी भी कैसे नहीं होंगे, इम्पल्सिव नहीं होंगे, यानी कि अचानक से कभी भी गुस्से के अंदर नहीं आएंगे वो। ठीक है, बात बात पर क्या नहीं करेंगे, बात बात पर वो गुस्सा नहीं करेंगे, बात बात पर वो गुस्सा नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये होती है इमोशनली मैच्योर जो बच्चे होते हैं ना उनकी प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब वो इस तरीके से बिहेव करते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, एक वर्ड है इमोशनल क्यूसेंट या इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, इमोशनल क्यूसेंट या इमोशनल इंटेलिजेंस। देखिए आपने आईक्यू सुना होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं इंटेलिजेंस क्यूसेंट, इंटेलिजेंस क्यूसेंट। ठीक है, देखिए हमने आईक्यू हम काफ़ी बार बोलते हैं, किसी आपने अपनी फैमिली में या प्रैक्टिकल तौर पे भी आपने सुना होगा कि इस बच्चे का जो आईक्यू है ना वो बहुत अच्छा है। ठीक है, इस बच्चे का जो आईक्यू है ना बहुत अलग ही लेवल का आईक्यू है इसका, चीज़ों को बहुत जल्दी सोल्व कर लेता है, इसका आईक्यू बहुत ही अलग लेवल का है। आपने आईक्यू 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 पता नहीं कितनी बार सुना होगा। ठीक है, लेकिन आपने ई क्यू नहीं सुना कभी भी। ठीक है, इसका अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो इसको लिखते हैं ई क्यू। ठीक है, यानी कि इमोशनल क्यूसेंट, ये आपने कभी नहीं सुना होगा। अब देखिए मैं बताता हूँ आपको, इसको इमोशनल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो इमोशनल इंटेलिजेंस जो वर्ड है ना वो किसने दिया था, वो दिया था डैनियल गोलमैन ने। ठीक है, और इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि अगर इंसान को सक्सेसफुल होना है ना तो उसके लिए उसको आईक्यू की जरूरत नहीं है, उसके लिए उसको जरूरत है इमोशनल क्यूसेंट की, यानी कि ई क्यू की। उसका ई क्यू स्ट्रोंग होना चाहिए, आई क्यू स्ट्रोंग नहीं होना चाहिए। अब देखो ऐसा उन्होंने कहा क्यों था, उन्होंने पता है क्या देखा अपनी लाइफ के अंदर, उन्होंने देखा काफी ऐसे लोग हैं जिनके बारे में बोलते थे कि यार इनका आईक्यू है ना बहुत अच्छा है। ठीक है, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाए। ठीक है, वो एक सक्सेसफुल तरीके से लाइफ में कुछ नहीं कर पाए। ठीक है, और उन्होंने एक दूसरी साइड भी देखा, जिन बच्चों के बारे में कुछ भी नहीं बोलते थे ना, जिनको नॉर्मल मानते थे, वो बच्चे क्या कर गए, लाइफ में बहुत अच्छा कर गए। ठीक है ना, यानी कि आईक्यू जिनका डाउन था वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और जिनका आईक्यू अच्छा बताया जा रहा था ना वो लाइफ में बहुत अच्छा नहीं कर पाए। ठीक है ना, तो यहां से उनको क्या हो गया, डाउट हो गया। तो तब उन्होंने निकाला ई क्यू,
कि इमोशनल क्यूसेंट, तो इन्होंने बोला अगर आपको सक्सेसफुल होना है ना तो आपका आई क्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका ई क्यू इंपॉर्टेंट है। डेनियल गोलमैन के अकॉर्डिंग जो ई क्यू है ना वो लोगों को क्या बनाता है, सक्सेसफुल बनाता है। ठीक है, इन्होंने कहा कि जो लोग इमोशनल इंटेलिजेंस होते हैं ना, इमोशनली इंटेलिजेंस होते हैं ना, उनके अंदर 5 क्वालिटीज मिलती है। ठीक है, जिनको मिलाकर वो क्या बनते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस बनते हैं या इमोशनली इंटेलिजेंस बनते हैं वो। ठीक है, कौन कौन सी है वो 5 प्रॉपर्टी। सबसे पहले देखिए सेल्फ अवेयरनेस। अब देखिए अवेयरनेस क्या होता है, यानी अपने आप को चीज़ों के प्रति क्या रखना, अवेयर रखना। ठीक है, यानी कि ये लोग जो है ना वो खुद से चीज़ों को करने के लिए अवेयर होते हैं, हर चीज़ के लिए ये अवेयर होते हैं, खुद सतर्क रहते हैं, खुद चीज़ों को सीखना चाहते हैं। ठीक है, इन लोगों को अपनी जो वीकनेस है ना और जो स्ट्रेंथ है उनका पता होता है कि मेरी वीकनेस क्या है और मेरी स्ट्रेंथ क्या है, और वो उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। जिस साइड उनकी स्ट्रेंथ होती है ना उसका वो बहुत अच्छे से यूज करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी सेल्फ अवेयरनेस। ठीक है, नेक्स्ट है सेल्फ रेगुलेशन नंबर 2 पे। अब ये सेल्फ रेगुलेशन क्या होता है, देखो रेगुलेशन से आपको समझ में आ रहा होगा, सेल्फ रेगुलेशन अपने आप को क्या करना, रेगुलेट करना, अपने आप को क्या करना, मैनेज करना। ठीक है ना, अपनी प्लानिंग करना, तो ये सब चीज आती है सेल्फ रेगुलेशन में। यानी कि बच्चा जो है ना उसका एक लक्ष्य निर्धारित है और उसको पाने के लिए है ना वो सारी चीजें खुद से मैनेज करता है, खुद से सेट करता है। क्या करेगा, जैसे प्लानिंग करेगा, वो अपने गोल को सेट करेगा और उसका आकलन भी क्या करेगा, खुद ही करेगा। कहाँ पे क्या कमी रह गई, कैसे मैं चीजों को चेंजमेंट करूं ताकि मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच पाऊं। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 3 पे है सेल्फ मोटिवेशन। ठीक है, अब देखिए सेल्फ मोटिवेशन क्या होता है, सेल्फ मोटिवेशन होता है अपने आप को मोटिवेट करते रहना खुद ही, उसको किसी और की जरूरत नहीं है। अब जो उसको हर तीसरे दिन या हर 4-5 दिन के बाद उसको बोल ले कि यार पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, ठीक है, वो अपने आप को खुद मोटिवेट करता है। अगर मेरे को लाइफ में कुछ करना है, चाहिए मेरी लाइफ में कितने भी स्ट्रगल आए, कितने भी फेलियर आए, मैं कभी भी किसी के भी कहने से नहीं रुकूंगा। वो अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखता है और वो रुकेगा भी नहीं जब तक वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सेल्फ मोटिवेशन, अपने आप को खुद से मोटिवेट करते रहना। अगर मेरे को करना है मैं नहीं रुकूंगा, मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा, ठीक, कितना भी स्ट्रगल आए। ठीक है, तो हमेशा अपने आप को कैसे रखना चाहिए, हमें मोटिवेट रखना चाहिए। ठीक है, अब नंबर 4 पे है सोशल स्किल्स। ठीक है, अब सोशल स्किल क्या होती है, यानी ये लोग क्या होते हैं, ये लोग सोशल होते हैं, सामाजिक होते हैं, ये लोगों के साथ ये आसानी से घुल मिल जाते हैं। समाज को ये क्या कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग, समाज के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या कर लेते हैं, ढाल लेते हैं ये लोग। ठीक है, अडोप्ट कर लेते हैं समाज को। ठीक है ना, अब नेक्स्ट है एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब होता है सहानुभूति। ठीक है, क्या मतलब होता है, सहानुभूति। कहने का मतलब पता है क्या है, ये लोग दूसरों का दुख दर्द को समझते हैं। ठीक है, ये किसी को कभी भी कुछ भी नाम नहीं देते। ठीक है, या किसी को कुछ कहने से पहले है ना ये लोग क्या करेंगे, अपने आप को उस सिचुएशन में रख कर देख लेते हैं कि यार अगर मैं इस बंदे की सिचुएशन में मैं होता ना तो मैं क्या करता, जिस जगह पर ये इंसान खड़ा है अगर उस जगह मैं खड़ा होता ना, इसकी सिचुएशन अगर मेरे साथ बनती है ना तो ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करता। ठीक है, मैं कैसा फील करता उस टाइम। तो ये लोग इन सब चीजों के बारे में सोचते हैं और उसी के अकॉर्डिंग ये लोग क्या करते हैं, अपना फिर डिसीजन लेते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं एम्पैथी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, हमने जो ऊपर अभी पढ़ा है ना, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन और सेल्फ मोटिवेशन। देखिए हर किसी के आगे क्या लगा है, सेल्फ, 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 यानी अपने खुद के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, और जब आदमी खुद को समझना चाहता है ना या खुद के बारे में बात करता है ना तो वो क्या कहलाता है, हमने ये चीज पीछे भी की थी जब हम एमसीक्यू कर रहे थे। ठीक है, वो कहलाता है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, यानी अपने आप को समझना। इसलिए मैं बोलता हूँ जो मैं एमसीक्यू की क्लासेस डाल लूंगा ना तो वहां पे भी मैं इन सब चीजों को बार बार रिवाइज करूंगा, तो आपके कंसेप्ट है ना वैसे ही क्लियर हो जाएंगे मैक्सिमम। और इसीलिए मैं मैथ के बारे में बोलता हूँ, अब जो मैथ के मैं एमसीक्यू या पीवाईक्यू डालता हूँ ना सारे के सारे ओरिजिनल पीवाईक्यू हैं, तो आपके काफ़ी जो कंसेप्ट है ना वो ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे। जैसे उस दिन हमने एक नंबर किया था 1729। ठीक है, 1729 नंबर किया था जिसको रामानुजन नंबर बोलते हैं। ठीक है, हमने फेस वैल्यू या प्लेस वैल्यू सीखी थी। ठीक है ना, तो इसलिए आप चीज़ों को जैसे बोल रहा हूँ वैसे कीजिए, आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना, अब देखिए तो मैंने क्या बताया, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन और सेल्फ मोटिवेशन, इन तीनों को क्या कहा गया, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, यानी खुद को समझना। आगे है नेक्स्ट, एक सोशल स्किल था और एक एम्पैथी था। 4th नंबर पे क्या था, सोशल स्किल। 5th पे क्या था, एम्पैथी, यानी कि सहानुभूति।
ठीक है। अब ये दोनों मिलके क्या बनाती हैं, ये बनाती है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। देखिए सोशल स्किल का मतलब क्या है, आप लोगों से बात कर रहे हो, लोगों के साथ घुल मिल रहे हो, ठीक है ना, यानी दूसरों को समझने की कोशिश कर रहे हो ना। और एम्पैथी में मैंने क्या बताया था, ये तो भाई है ही दूसरों को समझना, दूसरों की सिचुएशन में खुद को इमेजिन कर लेना। अगर मैं यहाँ पे होता तो मैं क्या करता, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं क्या, एम्पैथी। तो ये दोनों क्या कहलाती हैं, ये कहलाती है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। क्यों, क्योंकि इसके अंदर आप दूसरों लोगों को समझते हैं। तो देखिए याद रखना, कंफ्यूज मत होना, इंट्रापर्सनल तो होता है खुद को समझना, और जब इंटरपर्सनल आ जाए तो वो होता है किसी और को समझना, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट, जो गार्डनर है ना, उन्होंने एक थ्योरी दी थी मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी। अब उसमें इन्होंने क्या बताया था, गार्डनर ने इन्होंने बोला था कि जो इंटरपर्सनल स्किल है ना, ठीक है, इंटरपर्सनल स्किल यानी कि किसको समझना, दूसरों को समझना, ठीक है, प्लस में इंट्रापर्सनल यानी कि खुद को समझना, सेल्फ, और ये दोनों मिलकर क्या बनाती हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस बनाती हैं, ठीक है ना। इंटरपर्सनल स्किल्स प्लस में इंट्रापर्सनल स्किल्स, ये दोनों मिलकर क्या बनाती है, इमोशनल इंटेलिजेंस बनाती है, ठीक है। आगे देखिए, तो डैनियल गोलमैन है ना, इन्होंने क्या दी थी, एक बुक दी थी, और उस बुक का नाम क्या था, इमोशनल इंटेलिजेंस, व्हाई इट मैटर्स मोर देन IQ। इन्होंने ये चीज किताब के अंदर लिखी थी, IQ से ज्यादा इंपॉर्टेंट EQ क्यों है, या इमोशनल जो इंटेलिजेंस है ना वो IQ से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है, ये इनकी एक बुक थी, ठीक है। तो देखिए हमें इमोशंस के अंदर सिर्फ और सिर्फ इतना ही पढ़ना था, और ये जो मैं PDF है इसको मैं टेलीग्राम के अंदर डाल दूंगा। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, सिर्फ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं है, इनको आप बार बार 5 से 6 बार PDF को रिवाइज कीजिए, जैसे भी आपको करना है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए मैं क्या करता हूँ ना, जो बातें मैं बोलता हूँ ना, ये जो मैं एग्जाम्पल देता हूँ ना, उसको भी मैं इसमें रिटर्न कर देता हूँ। भाई ये चीज़ें मैं बिना देखे भी बोल सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे क्यों लिखता हूँ, ताकि आप PDF को डाउनलोड करें और आपको कुछ भी चीज़ नोट डाउन करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है ना। आप चीज़ों को, क्योंकि हमें बुक्स में लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या कॉपी में आप जब लिखोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चीज़ें दिमाग में सेट होनी चाहिए, ठीक है ना। तो बार बार आप चीज़ों को रिवाइज कीजिए, जितना रिवाइज करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है ना। तो आज के सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।